जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे क्योंकि देश का हाल ही बहुत खराब चल रहा है। एनीवे, हम लोग को आज पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन और इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से समझने से पहले आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम समझना होगा। सघन माध्यम और विरल माध्यम, आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए एक हाईवे है, आप इसमें एकदम हाईवे एकदम था, चलिए एक हाईवे बनाते हैं। हाईवे है, आप मोटरसाइकिल एकदम दौड़ा रहे थे एकदम, ठीक है। एक मोटरसाइकिल एकदम दौड़ा रहे थे 100 के स्पीड में, ठीक है। खाली था हाईवे और आप 100 के स्पीड में मोटरसाइकिल को एकदम हवा में दौड़ा रहे थे। लेकिन आगे मान लीजिए पुलिस आ गया, मामू, है ना। जब आगे में पुलिस आ जाएगा, आप दौड़ाइए 100 के स्पीड में, दौड़ाइए ना। अब नहीं दौड़ा पाइएगा क्योंकि आपका स्पीड अब 20 के स्पीड 30 के स्पीड में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाली था, पहले हाईवे खाली था, अब कण आ चुका है, आपके आगे में कोई आ चुका है और वो ऐसा वैसा आदमी नहीं आया है। कौन आया है? पुलिस आ गया। तो ये कण की संख्या बढ़ गई, मतलब यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है किसका? पुलिस का। तो इसे ही कहा जाता है, जब तक ये खाली रोड था, जब तक ये खाली रोड था तब इसको विरल माध्यम कहते हैं। खाली था, एकदम तेजी से दौड़ रहे थे, एकदम सीधा जा रहे थे, और जैसे ये यहाँ पे पुलिस भर गई तो आप इसको देख करके अपना रफ्तार को कम कर लिए, यानी सघन माध्यम आ गया। आप चला रहे थे विरल माध्यम में और फिर ये किस माध्यम में आ गया? फिर आ गया ये सघन माध्यम में, तो आपको स्पीड को कम करना पड़ा। क्या बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अगर एकदम खाली रास्ता हो तो उसको विरल माध्यम कहा जाता है और एकदम भरा हुआ रास्ता हो तो उसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। विर्चुअल मीडियम एंड रेयर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम या विर्चुअल मीडियम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका घर में कोई नहीं हो तो आप घर में पूरा पार्टी साटी एकदम पूरा अंदाज में रहते हैं जब घर में कोई ना हो, और यही तुम्हारे पापा आ जाए तब मस्ती करते करते बेल्ट निकाल करके खड़ा हो जाए। आप तो सोचिएगा पापा आ गए, आप क्या करें, है ना। उस समय आपका मन में आ जाएगा। क्यों? जब तक घर में कोई नहीं था, एकदम खाली था, तो आप विरल माध्यम में पूरे मजे ले रहे थे, है ना। लेकिन जैसे ही आपके पिताश्री आए, है ना, आप देखे अरे मेरा घर तो सघन माध्यम में बदल चुका है, तो आपको अपना लहजा भी बदलना होगा। यही है, ठीक है, यही है अपवर्तन। आप बदल गए, आपका घर में संख्या बदली तो आप भी बदल गए, बस यहां भी वही है। अब एक बात बताते हैं आप लोगों को, बताइए, आप ही लोग पहले बताइए, पानी है और कांच है, आप ही बताइए किसमें ज्यादा कण होगा? कण की संख्या किसमें ज्यादा होगी? आप ही लोग बताइए। चलिए, या एक और ले लेते हैं, हवा। हवा में बताइए किसमें कण ज्यादा होगा? सबसे कम किसमें होगा? हवा में। हवा में तो दूर दूर कण रहता है ना, और पानी में थोड़ा पास पास कण रहता है, और इसमें बाप रे बाप एकदम पास 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 कण रहता है। इसीलिए कांच एक बहुत ही कठोर ठोस है। कांच कठोर ठोस है, ये द्रव अवस्था में है और इसको गैस अवस्था में कहा जाता है। कण जब दूर दूर रहता है तो गैस कहते हैं, जब कण थोड़ा पास पास रहते हैं उसको हम लोग पानी कहते हैं, और बिल्कुल पास पास रहे तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। आप ही बताइए किसमें प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा? इस वाले माध्यम में या इस वाले माध्यम में या इस वाले माध्यम में? इसमें रोकने वाला है ही नहीं कोई, बहुत ही कम कण है ना। इसमें रोकने वाला बहुत कम कण है, इसमें धड़ाधड़ एकदम पार हो जाएगा। कौन? प्रकाश। इसमें नहीं होगा, थोड़ा धीरे से होगा। और सबसे कम किसमें होगा? कांच में, है ना। और इससे भी कम किसमें होगा? हीरो में। आया बात समझ में? चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कणों की संख्या कम तो वो कौन सा माध्यम? तो वो विरल माध्यम। कणों की संख्या ज्यादा तो वो सघन माध्यम, और कणों की संख्या बहुत ज्यादा अति सघन माध्यम। हीरा किसमें आता है? अति सघन में। कांच किसमें आता है? सघन माध्यम में। और इसी के साथ हवा किसमें आएगा? या पानी भी थोड़ा बहुत कह सकते हो, ठीक है। तो वो सब किसमें आएगा? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में कणों की संख्या कम होती है। अब बताइए, कण की संख्या कम, खाली रोड में ज्यादा तेज दौड़िएगा कि भीड़ वाले रोड में? अभी बताइए। तो खाली रोड में ज्यादा दौड़िएगा, खाली अगर रोड रहेगा तो एकदम स्पीड से भागिएगा। बस वही वाला बात प्रकाश में भी है। जब खाली एकदम विरल माध्यम रहेगा तो प्रकाश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, एकदम सीधा।
और यही अगर सघन माध्यम में आ जाएगा तो प्रकाश का भी रास्ता बदलता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें भी आपको धोखा देती है, आपसे झूठ बोलती है? आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? तो आइए आपको बताते हैं। थोड़ा इसको देख लीजिए, ये कोई तालाब है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ये इसको देख रहा है। किसको? मछली को देख रहा है। अब देखिए ये मछली को देख रहा है तो मछली इसको जो है ना उठा हुआ दिखाई देगा। ये मछली है यहाँ पे, वास्तविक रूप में यहाँ पे है, लेकिन इसको मछली कहां पे दिखाई देगी? मछली इसको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे मछली उठा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे मछली दिखाई देगा इसको। मतलब ये मछली है यहाँ पे, लेकिन इसको दिखाई कहां देगा? यहां से प्रकाश जाएगा इसको। ये वाला मछली ऊपर, थोड़ा लगेगा कि मछली ऊपर है, तो आंख धोखाई तो दे रही है ना। ये मछली है यहाँ पे, लेकिन आपको लग कहां रहा है? यहाँ पे, इस वाले भाग में उठा हुआ दिखाई देता है। किस घटना के कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्या समझ पा रहे हैं? मतलब प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसा झूठा चीज है, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसा झूठा चीज है जो अपने जगह से आपको हटा कर दिखाता है। मतलब वास्तविक जगह पे आपको वो वस्तु नहीं दिखाई देगी, वो थोड़ा सा हट के दिखाई देती है। जैसे आप अगर एक बाल्टी में एक लकड़ी डाल दीजिए, लकड़ी लगेगा टेढ़ा है, लकड़ी टेढ़ा नहीं होती है। आपकी आंख आपसे झूठ बोल रही है, या फिर ऐसे बोले प्रकाश का अपवर्तन आपसे वो धोखा दिलवा रहा है। वो टेढ़ा लकड़ी नहीं है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है। अब इसको समझते हैं कि ये पहले आप प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, पहले ये तो समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। मान लीजिए ऊपर में, जैसे ये मान लीजिए, यही देख लीजिए, मान लीजिए एक नीचे है, नीचे पानी है, ऊपर में क्या है? हवा है। तो ये एक अलग माध्यम है, इसमें कणों की संख्या कम है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ? ये विरल माध्यम हुआ। इसमें कणों की संख्या ज्यादा है, तो ये कौन सा माध्यम होगा? ये सघन माध्यम होगा, है ना। पानी हुआ सघन और हवा हो गया विरल। आप ही बताइए, यहाँ पे तो कण बहुत कम कम है और इसमें कण ज्यादा ज्यादा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा गुजरने में। किसको? ये जो सूरज से जो किरण आ रहा है, इसको गुजरने में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन जैसे ये इसमें प्रवेश करेगा, किसमें? पानी में, तब क्या होगा? अब इसको ज्यादा कण से होकर गुजरना होगा। तो प्रकाश की किरण आ रही थी सीधी, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, है ना। सीधा, ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ जाएगा। और इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये मुड़ने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हम प्रकाश का परावर्तन, उसमें दर्पण एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाए थे। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें परावर्तन आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आइएगा तो आप हमको कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें मेरा गारंटेड है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पर क्या होता है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने रास्ते थोड़ा मुड़ जाएगी। ये मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अपने आप मुड़ता है? नहीं, इस धरती पर कुछ भी चीज अपने आप नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये मुड़ने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक शायरी अंदाज में उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। जब आए रास्ते में खूबसूरत चेहरा तो अच्छो अच्छो का रास्ता बदल जाता है, और जब जाए हवा से पानी में प्रकाश तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है ना। लड़का लोग में ये बीमारी है, पता नहीं क्या है। वो रास्ते में चलेगा कि खूबसूरत लड़की क्या देख लिया, उसके बारे में चर्चाएं शुरू, जा रहा था कहीं और, उसका माइंड सेट कहीं और शुरू हो गया और उसके पीछे पीछे भी चल देगा, हो सकता है। तो अच्छो अच्छो का रास्ता बदल ही जाता है खूबसूरत लड़की को देख करके, है ना। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ उसी तरह यहाँ भी है। जब प्रकाश की किरण पहले हवा में चल रही हो तब तो ठीक है, जैसे ही वो प्रकाश में पानी में प्रवेश करेगी तो वो बदल जाएगी, उसका रास्ता बदल जाएगा, उसका भी माथा भटक जाता है। ये भटकने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या करोगे, प्रकाश भी एक तरह का आवारा ही तो है, इसका भी रास्ता बदल जाता है। चले, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? यहाँ पे छोटा सा एक चित्र बना देते हैं। ये रहा, जैसे मान लीजिए नीचे पानी है, नीचे पानी है, ओके।
और ऊपर में वायु है। वायु मतलब क्या, कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। और पानी इसके मुकाबले क्या होगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों कह रहे हैं भाई इसको, क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं और जबकि इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इधर से कोई किरण आया, यहां टकराया, तो इसको सीधा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ा सीधा ना जाकर के थोड़ा सा क्या होगा, ये मुड़ जाएगा ऐसे करके। और आप भी जानते हैं, अपने मन से एक चीज मान लेते हैं यहाँ पे, अविलंब। जो सीधा खींच दिए क्या है, अविलंब। ये होता है कि मानते हैं, ये मानते हैं। देख लीजिए डॉट डॉट लाइन दिए हैं, ये मान लीजिए अविलंब है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण जब ये वाला माध्यम में आया, कौन वाला माध्यम में, हवा वाला माध्यम में, प्रकाश की किरण एक माध्यम में आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश की, तो ये अपने रास्ते से क्या हो गई, मुड़ गई। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन देखिए ये मुड़ गई, ऐसे करके मुड़ गई। किधर की ओर मुड़ी, ये वाला लंब की ओर, अविलंब की ओर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। देखिए मुड़ गया ना, चाहे वो अविलंब की ओर मुड़े चाहे अविलंब से दूर मुड़े, मुड़ना तो है। और ये मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने की घटना अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए जो किरण आ रही है इसे हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, और जबकि मुड़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अपवर्तित, कौन सा किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। मुड़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण। अब बीच में क्या है, ये लंब है। लंब कहिए, विलंब कीजिए, जो भी कहिए। और इनके बीच में जो कोण बनेगा, लंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। जबकि अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। आई और आर, क्या समझ में आ रहा है, बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत। आने वाली किरण को आपतित किरण और ये मुड़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण, और इस वाले बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। यहां पे, यहीं पे ना पड़ा किरण, आपतन बिंदु। और ये लंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण मतलब आई कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाली किरण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे सूचित किससे किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। आई और आर, समझ में आ गया। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की किरण अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गया, गुड्डा गुड़ियों, समझ में आ गया ना ये सब बात। उम्मीद करते हैं सब बात समझ में आ गया होगा। ये उठा हुआ दिखाई देगा, क्यों, अपवर्तन के कारण। क्यों ये उठाया हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मतलब रास्ता बदल ली। जब रास्ता बदलेगी तो वो रास्ते से मुड़ भी जाएगी। पहले हवा में चल रही थी, अब पानी में चल रही है, तो मुड़ेगी तो जरूर, तो ये मुड़ गई। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसे ही मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चाहे मछली अपनी जगह से हटा हुआ दिखाई दे, सिक्का उठा हुआ दिखाई दे, या पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई दे, लकड़ी भी मुड़ा हुआ दिखाई दे, इसके अलावा तारे टिमटिमा रहे हो, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो सब अपवर्तन की घटना है। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे बात आती है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, देख लीजिए, बहुत इजी है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब। यह बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो जादूगर बिंदु है, जादुई बिंदु। यह बिंदु को देखिए, यह एक ऐसा बिंदु है जहां पे 3 चीज मिलता है, अविलंब भी, आपतित किरण भी और अपवर्तित किरण भी। तीनों किरण यही मौजूद है। कौन से बिंदु, आपतन बिंदु पे। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर लाई करती है, एक ही बिंदु पर मौजूद होती है, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर मौजूद होती है, एक ही बिंदु पर स्थित होती है, जिसे हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं, इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यह पहला नियम हुआ, बड़ा इजी है। क्या क्या बोले, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब एक ही बिंदु पर मौजूद होता है, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। यह पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम भी इजी है।
ये जो आपतन कोण है और ये जो अपवर्तन कोण है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा समान रहेगा। बिल्कुल इजी है, आप इसको इसी तरह भी बोल सकते हैं। आपतन कोण, क्या क्या बोले, आपतन कोण और कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात मतलब I अनुपात R। आपतन कोण और ये क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा एक ही रहता है, मतलब बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। इसको बराबर में अगर हम K लिख दें तो चौंकिएगा नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अनुपात हमेशा सेम रहेगा। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा इक्वल होता है, समान होता है, आप इस तरह बोल सकते हैं। इसको और एक और तरीका अच्छा से बोल सकते हैं, साइन I बटे साइन R कहा जाता है इसको, साइन I बटे साइन R। अब इसको कैसे बोलेंगे, ये भी और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, है ना। आपको अगर सर जिंदगी में कोई पाप तो किए नहीं है तो साइन साइन क्यों कर रहे हैं आप, सीन मतलब पाप होता है, पता ही होगा, सीन मतलब पाप। लेकिन आप लोग पाप नहीं किए, नहीं हम पाप किए हैं, पाप सरकार कर रही है, क्या कीजिएगा। चलिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। सिंपल सा बात। फिर से, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया हमेशा इक्वल रहता है, देखिए बराबर, नियतांक रहता है। नियतांक का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलेगा। अब इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्नेल का नियम क्यों कहते हैं, और क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब ये समझिएगा कैसे, आइए एकदम आसान भाषा में समझाते हैं आपको। जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाइएगा ना, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, बस यही बात उन्होंने बताया, और ये कभी बदलेगा नहीं, बस यही बात बताया। जैसे मान लीजिए ये किरण यहां से गुजरी तो यहां से गुजरा, मान लीजिए ये किरण इधर से आ रही हो, यहां से आ रही हो, तब तो भी क्या यहीं से गुजरेगा, नहीं जी। जितना इसका मान बढ़ा है उसी तरह इसका भी मन क्या होगा, ये और मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। जितना ये मुड़ेगा उतना ही ये भी मुड़ेगा, वो भी समान अनुपात में, और ये अनुपात कभी बदलेगा नहीं। आया बात समझ में, इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम, यानी अनुपात कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा एक रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, और इसे ही हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। जितना आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह इसका भी मान वैसे वैसे ही बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भी मान, लगता है ये गलत खींच दिया यहाँ पे, ये इस तरह जाए, उल्टा भागेगा, ठीक है, माय मिस्टेक। ये ऐसे जाएगा, जैसे जैसे इसका मान और बढ़ा दो और लेटा दो इसको ऐसे, तो ये और ऐसे उठ के भागेगा। और एक बार ये ऐसा कर दो कि एकदम ये सीधे निकल जाएगा, ऐसा भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। वो आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन उसको बाद में देखेंगे, वो अगला वीडियो हो सकता है उसी बना दे, है ना। चलिए इसको फिर से एक बार देख लिए, जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाइएगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। और अगर अपवर्तन इसका मान घटा दो, मान लो यहां से किरण है, तब इधर भागेगा, और इधर इसका मान कम हो गया, जब आपतन कोण का मान घटेगा तो इधर का भी मान घट जाएगा, है ना। जब आपतन कोण का मान घटता है तो अपवर्तन कोण का भी मान घटता है, एकदम इक्वली। इसीलिए इसको स्नेल का नियम कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले स्नेल ने बताया था। तो सिंपल सा बात है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा समान रहता है, कभी बदलेगा नहीं। कोई दिक्कत, ये दोनों नियम समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अपवर्तनांक निकालना बहुत इजी है। अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, एक बात हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रकाश की किरण, आप ही बताइए, पानी एक तरफ ले लेते हैं पानी और एक तरफ ले लेते हैं कांच, आप ही हमको बताइएगा प्रकाश की किरण ज्यादा किस में मुड़ेगा, बताइए, कमेंट में बताइए हमको, है ना। प्रकाश की किरण ज्यादा किस में मुड़ेगा, पानी में भी कांच में, बताइए। तो प्रकाश की किरण ज्यादा कांच में मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कणों की संख्या ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा मुड़ेगा। जितना ज्यादा कण उतना ज्यादा सघन,
और जितना ज्यादा सघन उतना ज्यादा मुड़ेगा। इजी है, ठीक है। और इसमें पानी में कम मुड़ेगा, और हवा में तो मुड़वे नहीं करेगा। हवा में तो बहुत दूर दूर कण रहता है, इसमें क्या ही मुड़ेगा, सीधे निकलेगा प्रकाश। मतलब प्रकाश की जो चाल होती है लगभग होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका चाल है? प्रकाश का चाल, ठीक है। निर्वात में जब सामने कोई ना हो, जब सामने रोकने वाला कोई ना हो, कोई कण ना हो, तब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या इतना बात समझ में आ गया, है ना? और हवा में भी कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर, लगभग इतना ही होता है। अब इसको कटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो वायु में कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका कटाइए तो कितना आएगा? 1। ये एक क्या है? ये एक क्या है? ये एक है आपका कि प्रकाश की चाल इसमें मुड़ेगी ही नहीं। किसमें? वायु में। वायु में प्रकाश की चाल मुड़ेगी ही नहीं। क्यों? जितना प्रकाश की चाल है उतना ही रफ्तार से निकल गया, रुकने वाला कोई आया ही नहीं सामने। पहले जितना प्रकाश की चाल पहले था उतना ही अभी भी हवा में भी है ना। जबकि पानी में प्रकाश की चाल घट जाती है। पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितना हो जाता है? 2,25,000 इतना हो जाता है, 2,25,000 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसमें हो जाता है? पानी में। जबकि कांच में हो जाता है पक्की 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड। सोचिए क्यों पानी में क्यों घटा? पानी में इसीलिए घटा क्योंकि इसमें कण पास होते हैं। इसमें तो और घट जाएगा। इसमें कितना होगा? इसमें तो और घट गया। कितना? इसमें तो और कण पास। देखिए सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे ज्यादा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हवा में, रोकने वाला कोई नहीं था। पानी में थोड़ा घट गया। पानी में क्यों घट गया? क्योंकि कण पास थे। कितना हो गया? 2,25,000। और इसमें तो और पास कण होते हैं, और घट गया। किसका रफ्तार? कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना। और हीरा में, बाप रे, हीरा में तो एकदम में घट जाएगा। हीरा में तो एकदम इतना सघन होता है, इतना पास कण होता है, इसमें इतना पास कण होता है कि जान लीजिए इसमें तो प्रकाश को बहुत नाको दम निकल जाएगा उससे गुजरने में। इसमें लगभग हमको लगता है नहीं कुछ तो 1,70,000 पूरेगा। 1 लाख मतलब 2 लाख से भी कम हो जाएगा। इसमें 2,70,000 लगभग आएगा, 2,70,000 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसमें? हीरा में। और हीरा में बताइए प्रकाश की किरण ज्यादा मुड़ेगी, है ना। इसको ना नाको दम निकल जाएगा हीरा में, है ना। हीरा में, है ना। देखिए मान लीजिए कोई हीरा बना दें अगर हम यहाँ पे, कैसे हीरा बनाएंगे भाई, है ना। मान लीजिए हीरा है, मान लीजिए ऐसे करके हम हीरा बना दें, ठीक है। तो हीरा में कण क्या होगा? देखिए इसमें बहुत ज्यादा कण है, चूंकि बहुत पास एकदम कण है, तो इधर से अगर प्रकाश घुसेगा तो ऐसे करके अंदर ही अंदर ऐसे कितना बार मुड़ेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि हर कण से उसको टकराना होगा, हर कण से खूब मुड़ेगा, है ना। इसीलिए इसमें ज्यादा मुड़ाव है, मुड़ाव। और इसी मुड़ाव को कहा जाता है अपवर्तनांक। कितना ज्यादा मुड़ेगा, जितना ज्यादा मुड़ेगा उतना ज्यादा अपवर्तनांक। और ज्यादा क्यों मुड़ेगा? क्योंकि कणों की संख्या ज्यादा है। कणों की संख्या ज्यादा उतना ज्यादा मुड़ेगा, जितना ज्यादा मुड़ेगा उतना ज्यादा अपवर्तनांक, है ना। कोई दिक्कत? और इसको निकालते कैसे हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा है, C/V, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। बड़ा ही आसान से निकाल सकते हैं। ये फिक्स रहेगा। कौन फिक्स रहेगा? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये फिक्स रहेगा। और नीचे में माध्यम, अब कौन सा माध्यम में प्रकाश को गुजार रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप पानी में गुजार रहे हैं, तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2,25,000। इतना तो भाग दे दीजिए, और जैसे इसको भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 1.03। कितना आएगा? आंसर आएगा 1.03। इतना आएगा। ये अपवर्तनांक हुआ, मतलब इतना मुड़ेगा। किसमें? पानी में। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.03। जब इसको भाग लगाइए तो आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए तो कांच में कैसे निकालिएगा? देख लीजिए, ऊपर में तो फिक्स है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में निकाल रहे हैं ना, कांच का अब क्या निकाल रहे हैं? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। देख लीजिए इस तरह सिंबल होता है। अपवर्तनांक को सूचित किसे करते हैं? म्यू से। तो कैसे निकालते हैं? ऊपर में फिक्स रहेगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे में किसका निकाल रहे हैं? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 लाख। 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये कट गया, ये कट गया, 2 से इसको कटाइए, कितना आएगा? 1.5। तो ये 1.5 क्या आया? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक।
कांच का अपवर्तनांक कितना आया 1.5, मतलब इतना मुड़ता है। प्रकाश की किरण 1.5 गुना मुड़ती है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं, है ना। प्रकाश की किरण 1.5 गुना मुड़ती है, किसमें? कांच में। अब सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है? ये हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक मतलब सोच लिए लगभग 2.5 गुना मुड़ता है। इसमें प्रकाश की किरण आती तो है किसमें? हीरा में, लेकिन बहुत कष्ट से निकलती है। जैसे गधा सब जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में पढ़ाई घुसता तो है, लेकिन पढ़ाई दिमाग से बाहर नहीं निकलता है। बस वही वाला हाल यहाँ भी है। मतलब इसमें प्रकाश की किरण घुसती तो है, लेकिन अंदर ही रह करके थोड़ा बहुत बाहर निकलती है ना। बस वही गधा वाला स्टूडेंट है। उसको कितना पढ़ा लोगे, गधा को कितनों भी पढ़ा लोगे ना, कितना पढ़ा दोगे तो उसके दिमाग में घुसता है पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ाई में घुसता नहीं है, लेकिन जब उससे क्वेश्चन पूछोगे ना तो कुछ कुछ ही जवाब देगा। घुसता है बहुत चीज, लेकिन देता है जवाब बहुत कम। बस वही वाला बात है। प्रकाश की किरण घुसता बहुत है इसमें, हीरा में, लेकिन निकलता बहुत कम है ना, क्योंकि इसमें कणों की संख्या ही ज्यादा है, अंदर ही फंस के रह जाती है। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा कण उतना ज्यादा अपवर्तनांक। ठीक है। अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल ऊपर में, प्रकाश की चाल एकदम ऊपर वाला तो फिक्स है, देख लीजिए ऊपर में फिक्स 3 गुना 10⁻8, 3 गुना 10⁻8 ऊपर वाला फिक्स रहेगा। बदलेगा हमेशा कौन? नीचे वाला। बदलेगा कौन बाबू लोग? नीचे वाला। हमेशा बदलेगा कौन? नीचे वाला। क्या इतना बात समझ में आ गया? बदलेगा कौन? नीचे वाला। ऊपर में फिक्स रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला? एक बार फिर से लिख देते हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में कौन सा तुम माध्यम ले रहे हो? माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, इसको मिटा देते हैं, घिना गया एकदम, घिना गलू, इसको मिटा देते हैं। अपवर्तनांक निकालना बहुत आसान है जी। प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, कौन बड़ा बात हो गया। सभी मतलब हर एक वस्तु में प्रकाश की चाल बराबर थोड़ी रहेगा, प्रकाश की चाल बदलता है। हर एक वस्तु में प्रकाश की चाल बदलता है। गर्मी ज्यादा है भाई आज। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए। जैसे मान लीजिए नीचे पानी है, मार्कर मेरा साथ छोड़ रहा है, तुम लोग मेरा साथ मत छोड़ना बस। देखिए ये प्रकाश जो है, ये मान लीजिए नीचे क्या है, ऐसे करके मतलब पानी है और ऊपर में क्या है? हवा है। सोच के देखिए प्रकाश की चाल एकदम सीधा आया तब क्या होगा? क्या होगा? तब ये मुड़ेगा कहां से? तो मुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोण बनाते हुए कहां आ रही है? एकदम सीधे आ गई। जब सीधे आ रही है तो प्रकाश की चाल जैसे आई थी उसी तरह से करके लौट जाएगी, या सीधे निकल जाएगी, ऐसे भी बोल सकते हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। जब प्रकाश की किरण जब एकदम सीधे पड़ी, लंबवत, लंबवत का मतलब होता है एकदम सीधे। जब प्रकाश की किरण किसी द्रव पर सीधे पड़ती है तो बिना मुड़े नहीं मुड़ेगी तब ना, एकदम सीधा पड़ेगा तब नहीं मुड़ेगा। तो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी तरल पर एकदम लंबवत पड़ती है तो क्या होगा? तो प्रकाश की किरण जब लंबवत पड़ेगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, मुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बस यही चीज आपको समझाना। तो सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग लेंस। लेंस समझते हैं, ठीक है। लेंस बबुआ, लेंस। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण भी पढ़ लिया है प्रकाश के अपवर्तन में, जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, अच्छा लगेगा। अच्छा भी लगता है जब आप लोग भी देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं। मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि हर एक बच्चा के पास पहुंचे, ठीक है। चलिए अब हम अपना काम करते हैं। लेंस किसे कहते हैं? लेंस कैसे बनाइएगा? लेंस बनाना बड़ा इजी है। आपको करना क्या है, दो गो कांच लेना है। दो कांच को लेकर के आप घर में भी बना सकते हैं इसको। दो गो कांच लेकर के और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। दो कांच लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, है ना। दो पारदर्शी माध्यम को आपस में जोड़ दीजिए, बन गया लेंस। कौन बड़ा बात है ना। तो लेंस होते हैं दो प्रकार के। आप एक और तरीके से बना सकते हैं। एक प्लास्टिक लीजिए, प्लास्टिक का बोतल लीजिए, प्लास्टिक का बोतल को काटिए, ठीक है। उसके दो भाग को काटिए, मतलब इतना छोटा छोटा दो भाग को काटिए, प्लास्टिक का दो भाग इतना बड़ा बड़ा, और दोनों को आपस में चिपका दीजिए, चिपका दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, बन गया लेंस।
नहीं समझे? मतलब प्लास्टिक का दो भाग ले लिए और दोनों को आपस में चिपकाना है, किससे? फेविक्विक से चिपका सकते हैं। इन दोनों भाग को चिपका दीजिए और बीच में क्या भर दीजिए? पानी, लेंस बन जाएगा। घर में करके जरूर देखें, क्योंकि हानिकारक तो है नहीं, घर में करके देख सकते हैं। लेंस बनाना बहुत इजी है, ठीक है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के बाबू लोग? दो प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस, ये क्या है? कॉन्वेक्स, और ये क्या है? कॉनकेव। इसको देख भी लीजिए, कुछ इसका आकृति इस प्रकार होता है, ऐसे। ऐसा होता है, ठीक है। इसका देखिएगा, यहाँ पे किनारा क्या है? किनारा पतला है, किनारा पतला लेकिन बीच में मोटा है। एक बुजुर्ग, किसी भी आदमी को देखिएगा ना, क्या आता है? जैसे मान लीजिए ये पतला है, पैर पतला है लेकिन बीच में ऐसे निकला हुआ है ना? तो वही समझ लीजिए, मतलब ऊपर नीचे पतला और बीच में मोटका है, तो वही वाला बात। तो यहाँ भी देखिए, तो ये क्या है? ये पतला है और बीच में क्या है? मोटा। मतलब ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला लेकिन बीच वाला भाग मोटा हो, तो ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। इसको कैसे बोलिएगा? इस वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग चौड़ा, मतलब मोटा हो, किनारे भाग देखिए चौड़ा लेकिन बीच में पतला। कोई कोई होता है, कोई कोई लड़की को देखिएगा ना, शकल ठीक है, पैर भी ठीक है, लेकिन ये खुल्लर है, पेट खुल्लर होता है, पर खाती ही नहीं है ना? तो वो उसको अब ये जाके मत बोल दीजिए अवतल लड़की, ऐसे नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर किनारे का भाग क्या होगा? किनारे का भाग मोटा है और बीच वाला भाग पतला। मतलब इसको, इस तरह के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब इससे एक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा इजी। 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए, समझिए। सबसे पहले हम उत्तल लेंस को ही समझा देते हैं, ज्यादा यूज इसी का होता है। ऐसा नहीं है कि हमको अवतल नहीं आता है, अवतल भी आता है हमको, लेकिन आपको हम उत्तल बता देते हैं, ज्यादा यूज इसी का होता है। उत्तल लेंस, देखिए कोई भी लेंस हो, उसके बीच वाले भाग को प्रकाश केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। आप पी भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं, आपका मन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके बीचों बीच से मान लीजिए ये प्रकाश टेढ़ा हो गया, इसके बीचों बीच से ये मुख्य रेखा गया, मुख्य अक्ष जिसको हम लोग कहते हैं। बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये क्या है? प्रकाश केंद्र। बीच पर ध्यान देना, लेंस के बीच वाले भाग को प्रकाश केंद्र कहते हैं। तुम्हारे बीच वाले भाग को नाभि कहते हैं, है ना? उसी तरह प्रकाश, ये लेंस के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र, सूचित पी से। और ये मुख्य अक्ष, ठीक। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, जैसे एक और लेंस बना दें। यहाँ पे ये कौन सा लेंस है बाबू लोग? आप तो समझ ही गए होंगे, चूंकि ये दोनों भाग मोटा है इसका। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसमें क्या होता है? इसका बीच वाला भाग क्या होगा? प्रकाश केंद्र होगा। दोनों में थोड़ा खासियत है, समझिएगा। इसमें अगर मान लीजिए किरण आती है ना, ऐसे करके किरण आ रही है, ये किरण आई, ये किरण आई, तो ये क्या करता है? सभी किरण को समेट देता है, एक जगह पे ला देगा। आओ भाऊ, एकता। ये एक जगह पे सभी किरण को एक जगह पे लाती है, एक जगह पे, है ना? और ऐसे लोग हमको बहुत पसंद हैं, जो लोगों को जमा करते हैं, जो लोगों को एक मिला के चलते हैं। ऐसे लोग होना भी चाहिए उत्तल लेंस की तरह। और ये चोट्टा जो है, ये जो किरण होता है, ये जो लेंस है, ये क्या करेगा? ऐसे करके आएगा ना, जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष है, ऐसे करके किरण आया तो ये ऐसे नहीं करेगा, दूर कर देगा। और दुश्मन वाला काम है, देखिए ये मिलाएगा क्या और दूर कर दिया। तो ऐसे लेंस को दिए, इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। इसको कहते हैं अपसारी लेंस, डाइवर्जेंट लेंस। अपसारी, इसको कौन सा लेंस? अपसारी। अपसारी मतलब अप का मतलब होता है दूर करना, अप का मतलब दूर और अभि मतलब पास। अपसारी लेंस ये किरण को दूर करती है, मतलब समांतर आ रही किरण को क्या करती है? और दूर कर देती है ना? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण को दूर दूर कर देती है, दूर कर दिया। तो ऐसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं,
जबकि समांतर आ रही किरण है ना, उत्तल लेंस उसको क्या करती है, एक जगह पे केंद्रित कर देती है, एक जगह पे सभी को कहता है आओ जी सब आओ। इधर से मान लो एक और किरण आया तो ये भी यहीं आएगा, इधर से एक और किरण आया तो ये भी यहीं आएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा लेंस है। एक इंसान को इसी के अनुसार रहना चाहिए, इसी तरह बन के रहना चाहिए जो सबको मिला के चले, है ना। तो एक केंद्रित करने वाले लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इसमें किरण कभी मिलेगा नहीं। अच्छा हाँ, इसका अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो अगर इसको पीछे किया जाए ऐसे करके, ये तो जबरदस्ती मिला रहे हैं हम लोग, ऐसे कर दें तो यहां पे मिलेगा। जबरदस्ती मिलाने पर किसी किसी इंसान को जबरदस्ती अच्छा मानना पड़ता है, क्या करोगे, है ना। इंसान अच्छा होता है नहीं है, लेकिन मान लेते हैं चलो ये ऐसा ही है ना। तो इसको जबरदस्ती हम मिला दिए, तो यहाँ पे जो मिला इसको फोकस, और इसका भी मिलने वाले को क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है। लेंस में खास बात यह है कि लेंस में दो दो को फोकस होता है। ये फोकस है, इधर भी आप फोकस मान सकते हैं। मान लीजिए इधर से किरण आता है तो यहाँ के मिलता है, तो ये क्या हो गया, फोकस। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस। लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस। इसमें भी कितने फोकस होंगे, मान लो किरण इधर से आता है, इधर दूर होता है तो पीछे मिलाते हैं, तो यहाँ भी फोकस होता है ना। एक किरण ऐसे करके आता है, भागता है उधर, तो इसको पीछे मिला तो यही नहीं मिलता जी। ऐसे करके किरण आता है इधर भाग जाता है, तो इसको मिलाते तो यही नहीं मिलता। तो किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड में। ठीक है। तो किसी भी लेंस में कितने फोकस, दो फोकस। अच्छा, इसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी समांतर आ रही सभी किरण को एक जगह पे केंद्रित करता है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि इसको अपसारी लेंस क्यों करते हैं, क्योंकि ये कमीनापनी करता है, ये आता है समांतर किरण और दूर कर देता है, ये मिलाएगा कहा, ये तो होता है जो और दूर जो, है ना। तो ऐसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। और जहां पे ये किरण आपस में मिलता है उसको फोकस कहते हैं। और लेंस में कितने फोकस हो सकते हैं, दो फोकस, एक इधर एक इधर। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी तो किरण आ सकता है, ऐसा थोड़ी केवल इधर से आएगा। तो दिक्कत इसमें जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। आप ही बताइए, इसमें वास्तविक फोकस होता है कि आभासी फोकस होता है। इसमें आभासी फोकस होता है, जबरदस्ती बनाए हैं, फोकस था नहीं, मिलाए इसको जबरदस्ती। इसी तरह इसमें भी दो गो फोकस है, कोई दिक्कत। और इसी का दुगना ले लो, ये मान लो F1 है, इसी का दुगना ले लो, यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। ओहो 2F1 होगा, सॉरी, दुगना। वक्रता केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। इधर भी उसी तरह होगा, ये मान लो F1 है तो इधर कितना हो जाएगा, 2F1। यहाँ पे थोड़ा दूर पे 2F1, कोई दिक्कत। इधर से भी देखिए, इसका F1 है तो इधर, अच्छा ये 2 था ना, ये फोकस नंबर 1, ये फोकस नंबर 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2F2। ठीक है, F का दुगना 2F1, F2 का दुगना 2F2। ठीक है, पकड़, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी होगा, समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इमेज कैसे बनता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिएगा, यहां पे क्या रहा होगा, F1, और यहां पे क्या रहा होगा, 2F1। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वस्तु यहां मौजूद है तो प्रकाश, और यहां पे बीच में क्या होगा, तो आपको ही पता है, प्रकाश केंद्र, बार बार नहीं बोलेंगे। लेंस के बीच में क्या होगा, प्रकाश केंद्र। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे करके आया, इससे टकराया, और किससे जाकर टकराया, फिर लेंस से। और लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, आपको ही मालूम है, अगल का फोकस में जाके मिला देगा, ऐसे करके गुजरेगा, यस, ऐसे करके गुजरेगा। याद रखना, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। ठीक है, एक किरण तो आपका ये हो गया, ऐसे करके गया, और कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा, फोकस से। और एक किरण तुम्हारा प्रकाश केंद्र से, हमेशा 2 किरण चाहिए। अब तुम ही बताना, ये दोनों किरण कभी आपस में मिलेगा, ये तो दूर होते जा रहा है, ये दोनों किरण कभी आपस में मिलेगा नहीं। तो हम लोग इसको फिर ऐसे करके जबरदस्ती पीछे ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे करके इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा दूर जाके ऐसे करके यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो ये लगता है ऐसे करके, तो ऐसे करके मिलेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। और ये बताइए वास्तविक प्रतिबिंब बना कि आभासी प्रतिबिंब बना, आप ही बताइए। ये कैसा प्रतिबिंब बना, ये आभासी प्रतिबिंब बना, जबरदस्ती मिला है इसको, अपने आप नहीं मिला है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब वस्तु कहाँ मौजूद हो, प्रकाश केंद्र यानी लेंस और फोकस के बीच मौजूद हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब हम लोग यहाँ पे वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है और बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा और वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। अब इसी में ले लें, यहां पे वस्तु मौजूद हो, अभी तो यहां मौजूद था, अब मान लीजिए, अब वस्तु मान लीजिए यहां मौजूद हो, अब क्या होगा, फिर से वही वाला बात, पहला किरण तो जाएगा डायरेक्ट, और ये कहां से गुजरेगा, ऐसे करके जाएगा, और ये जाके कहां से गुजरेगा, फोकस से, आपको ही मालूम है, तो फोकस से गुजरेगा। अब फिर ये कहां से गुजरेगा, ये वक्र ऐसे करके, अब इस किरण को ऐसे करके कर दिया जाए, ये तो मिलेगा ही नहीं, ये मतलब ऐसे करके सीधे चल जाएगा, ये मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मान लेते हैं ये कहां जाके मिलेगा, अनंत पे, ओहो ये कहां पे मिलेगा, ये तो गड़बड़ हो गया है ना, ये कहां पे जाके मिलेगा, मान लेते हैं ये अनंत पे जाके मिलेगा। ये क्या समस्या हो गई इसको भाई, चलिए क्या हुआ, तो ये मिलेगा ही नहीं, ये तो ऐसे निकल जाएगा, तो ये अनंत पे जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं ये कहीं मिलेगा जाकर के, बहुत दूर जाके मिलेगा, अनंत पे जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, धीरे धीरे और देख लीजिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, कम से कम 2 किरण चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए F1 था, और यहाँ पे आपका क्या होगा 2F1। अभी वस्तु यहाँ रख के देख लिए, यहाँ भी रख के देख लिया, अब यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं बाबू लोग। सबसे पहले मान लीजिए ऐसे करके टकराएगा, अब कहाँ से गुजरेगा, फोकस से भी गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस है, और एक किरण कहाँ जाके गुजरेगा, आपको ये मालूम है, एक किरण कहाँ जाके गुजरेगा, ये तो मिल जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, मान लीजिए अनंत, ये अनंत है, और थोड़ा दूर पे यहाँ पे F2 था, यहाँ पे 2F2 होगा, ये यहाँ पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र में है, ये तो मिल गया है ना। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देख लीजिए, ये छोटा वस्तु था, ये बड़ा वस्तु है, तो इजी है ना। और देख लेते हैं, अबरी वस्तु हम कहाँ रखें, आप ही बताइए। यहाँ रख लिए, यहाँ रख लिए, यहाँ रख लिए, अबरी यहाँ रखते हैं। अब क्या होगा, देखिए ऐसे करके पहला प्रकाश तो ऐसे सीधे जाता है, और दूसरा प्रकाश कहाँ से गुजरता है, ये प्रकाश केंद्र से। हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो एक किरण ये कहाँ से गुजरेगा, ऐसे करके यहाँ से, और दूसरा किरण ऐसे करके जाएगा, और ये जा करके ऐसे करके, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है, यहाँ पे जाके मिलेगा, एकदम यहाँ मिलेगा। कहाँ, वक्रता केंद्र पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे। मतलब वक्रता केंद्र पे अगर तुम वस्तु रखोगे तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से बिल्कुल बराबर। देख लीजिए, एकदम इक्वल, वस्तु के समान, वस्तु की ऊंचाई के समान, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक है ना, जबरदस्ती थोड़ी मिला है, ये जाके अपने से मिला है भाई। तो इसी तरह का बात है। इसके अलावा इसी तरह आगे भी बढ़ेगा, ये छोटा होता है और धीरे धीरे इधर आएगा प्रतिबिंब, और इसको आगे बढ़ाओगे तो उसी तरह यहाँ भी होगा, फिर से ऐसे करके जाएंगे, और ये ऐसे करके है ना, यहाँ के मिलेगा अभी, और यहाँ पे किरण मिलेगा। जब और दूर करते जाओगे तो इधर प्रतिबिंब आते रहेगा। तो इजी है ना, प्रतिबिंब बनाना बहुत इजी है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। क्या इतना बात समझ में आ गया? प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। और इस तरह इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक जगह बस आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक जगह बस आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी हर एक जगह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा छोटा सब बनता है। तो यही है हमारा उत्तल लेंस। अब एक लास्ट समझ लेते हैं,
और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो अगला क्लास में देखा जाएगा। लेंस की क्षमता देख लेते हैं लास्ट। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको P से सूचित किया जाता है। ये होता है 1 बटे फोकस दूरी, 1 बटे फोकस दूरी। इसका मतलब क्या हुआ? लेंस की क्षमता मतलब लेंस में कितना क्षमता है, प्रकाश को मोड़ने की, प्रकाश को मोड़ने की लेंस में कितना क्षमता है। और ये जो प्रकाश की जो क्षमता होती है, सॉरी लेंस की जो क्षमता जो होती है, ये फोकस दूरी का बिल्कुल उल्टा होता है। जानी दुश्मन है दोनों ही दूसरे का। मतलब अगर तुम फोकस दूरी बढ़ाओगे तो लेंस की क्षमता घट जाएगी, और लेंस की फोकस दूरी घटाओगे तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आया? मान लीजिए इस तरह समझिए, मान लीजिए फोकस दूरी जो है आप बढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी आप 10 मीटर कर दिए, तो 1/10 लीजिएगा। 1/10 का मान आएगा 0.1 है ना। अब मान लीजिए फोकस दूरी आप 1/20 ले लिए, है ना। मान लीजिए 1 तो था ही, और फोकस दूरी कितना ले लिए? 20। इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? 0.5। आप ही बताइए, घटा कि नहीं घटा? घट गया ना। ये आया 0.1, ये आया 0.5। मतलब फोकस दूरी अगर तुम बढ़ाओगे तो इस लेंस की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। बड़ा ही इजी है ना। और इसको और अच्छा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए फोकस दूरी आप 5 ले लिए, नीचे 5 ले लिए, और इसको जब भाग दीजिएगा तो 0.2 आएगा, ठीक है। 0.2 ठीक तो है ना। ओ 0.05 आएगा यहाँ, क्या? हाँ 0.05 आएगा, तभी तो बोले बढ़ के। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, जब आप फोकस दूरी 10 मीटर लिए, कम लिए तो 0.1 आया, और जैसे ये फोकस दूरी बढ़ाए तो और कम मान आ गया। मतलब जैसे ही आप फोकस दूरी का मान बढ़ाइएगा तो लेंस की क्षमता घट जाती है। इसका मतलब मोड़ने की क्षमता घट जाती है, लेंस उतना कम मोड़ेगी। फोकस दूरी का मान ज्यादा बढ़ाइएगा तो लेंस कम मोड़ेगी, और फोकस दूरी का मान घटाइएगा तो लेंस ज्यादा मोड़ेगी, है ना। तो फोकस दूरी पर ही हमारी आंखों का इलाज होता है कि आपका देखा जाता है फोकस दूरी कम है ज्यादा है, उसके हिसाब से आपका चश्मा भी बनाया जाता है, कितना पावर का चश्मा देना है नहीं देना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए। और हमेशा याद रखिए, लेंस का उत्तल लेंस का हमेशा प्लस में लिया जाता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा किस में लिया जाता है? प्लस में। और अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा किस में लिया जाता है? माइनस में, ठीक। ये किसका? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा किस में लेंगे? प्लस में। और अवतल लेंस में फोकस दूरी किस में लेंगे? माइनस में। अवतल में माइनस में लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा क्या है, फिर से समझ लीजिए, लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी का उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। फोकस दूरी का मान बढ़ाओगे तो लेंस की क्षमता घट जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज और देख लीजिए, चूंकि दूरी है ना, दूरी किस में नापते हैं? मीटर में। तो 1/मीटर, इसको मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, है ना। मीटर जब ऊपर जाएगा तो पावर में -1, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। 1/f भी लिख सकते हैं, और 1/m भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी का मात्रा क्या आता है? मीटर, 1/मीटर। 1/f भी लिख सकते हैं, 1/मीटर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मीटर इनवर्स भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ इनवर्स भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ इनवर्स क्या, जब नीचे वाला चीज ऊपर जाता है तो इनवर्स लग जाता है, पता होगा ये सब, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसके जो लेंस सूत्र, एगो दर्पण सूत्र, एगो लेंस सूत्र, दोनों एक ही क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जब आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करके लोगों के लिए भी भेज दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।